इफ यू डोंट मैनेज योर मनी मैनेजेस यू। यानी कि यदि आप अपने पैसों को मैनेज नहीं कर पाते हो तो फिर आपके पैसे आपको मैनेज करेंगे, और यदि आपको आपके पैसे मैनेज करेंगे ना तो आपको बिल्कुल बहुत ही खतरनाक नाच नचाएंगे। तो इसलिए अपने पैसों को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात करें भारत की तो यहाँ तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। स्टैंडर्ड एंड पुअर के सर्वे के अनुसार 76% इंडियंस बेसिक फाइनेंस समझ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे में आपके पास में फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। और ये वीडियो 20 से 30 साल के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने करियर की स्टार्टिंग के समय फाइनेंशियल एजुकेशन को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। वे बस पैसे उड़ाने पर ही फोकस करते हैं, और जब उन पर जिम्मेदारी आती है ना तब वे फाइनेंस की एजुकेशन को सीरियस लेने लगते हैं। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, दुर्घटना से सावधानी भली। यानी कि यदि आप पहले से स्टेप्स लेने लग जाओगे ना तो जब आप पर फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम भी आएगी ना तो आप उससे आराम से डील कर पाओगे। सो पहले से प्रिकॉशन रखना हमारी बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आसानी से हल कर सकता है। सो गाइस, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम मेनली 3 चीजों पर ही फोकस करेंगे। पहला है पर्सनल फाइनेंस, सेकंड है बजटिंग और थर्ड है इन्वेस्टमेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस का मतलब है अपने पैसों को सही तरीके से संभालना, ताकि आप किसी भी तरह की फाइनेंस की मुश्किल में ना फंसे। पर्सनल फाइनेंस पे हम मेनली 5 चीजों पर फोकस करेंगे। पहला है सेविंग, दूसरा है इमरजेंसी फंड, तीसरा है इंश्योरेंस, चौथा है लोन और लास्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो चलिए सेविंग से स्टार्ट करते हैं। वैसे सेविंग के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, बट मैं अगर एक ही लाइन में कहूं तो पे योर सेल्फ फर्स्ट। यानी कि पहले अपने आप को पे करना सीखो और उसके बाद में खर्चे करना सीखो। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है ना, ऐसा करते हैं कि उनके पास में इनकम आती है, वे एक्सपेंस करते हैं और लास्ट में उनके पास में पैसे ही नहीं बचते। आपको उसका उल्टा करना है। आपके पास में जैसे ही इनकम आती है ना उसमें से एक अमाउंट अलग से निकाल दीजिए। लाइक मान लीजिए आपके पास में इनकम आती है 50,000 रुपए, तो पहले से ही सोच लीजिए कि इसमें से मुझे 5,000 रुपए सेव करने हैं। तो उन 5,000 रुपए को एक अलग अकाउंट में डाल दीजिए, ताकि जब वे आपको पैसे दिखेंगे नहीं ना तो आप एक्सपेंस भी नहीं कर पाओगे। और हाँ, सेव किए हुए पैसों को बस बैंक में ही मत रखना, जिसके बारे में हम इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट में बात जरूर करेंगे। चलिए अब हम इमरजेंसी फंड के बारे में बात करते हैं। कोरोना एक ऐसी सिचुएशन थी जिसने इमरजेंसी फंड का महत्व हमें बहुत ही अच्छा सिखा दिया है। पहले लोग इमरजेंसी फंड जैसी चीजों पर बिलीव करते ही नहीं थे, पर जब कोरोना आया ना और 4-5 महीनों के लिए बिल्कुल सब कुछ ठप हो गया था ना, तब सबको समझ में आया कि इमरजेंसी फंड कितना इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास में इमरजेंसी फंड है तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी रिस्क ले सकते हो। लाइक आप एक जॉब से दूसरी जॉब पर स्विच कर सकते हो, और यदि आपके पास में थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड है तो आप अपनी जॉब छोड़कर अपने बिजनेस पर भी फोकस कर सकते हो। इसके अलावा भी आप इमरजेंसी फंड की सहायता से बहुत सारी जो इमरजेंसी आती है ना उनको हैंडल कर सकते हो, और उस समय आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं लगती है। अकॉर्डिंग टू मी आपके पास लगभग 3 महीने का इमरजेंसी फंड तो जरूरी ही होना चाहिए। और यदि आपके पास में 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड है ना तो आप लाइफ बिल्कुल बेफिक्र जी सकते हो। 3 महीने का इमरजेंसी फंड ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आपकी इनकम 50,000 है तो आप सोच लो कि मैं 1,50,000 रुपए रख लूं। ऐसा नहीं है। यदि आपकी एक्सपेंस 1 महीने की 30,000 रुपए है, 3 महीने का इमरजेंसी फंड रखोगे 90,000 रुपए। पर यदि आप 6 से 12 महीने का रखोगे तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। चलिए अब इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसे कि इंश्योरेंस के बारे में पता ही नहीं होगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे एड कैंपेन लॉन्च किए। उसके अलावा भी पॉलिसी बाजार, LIC वगैरह के आप एड जरूर ही देखते होंगे टीवी वगैरह पर। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस को कभी सीरियस लेते ही नहीं है। वे बस सोचते हैं कि अभी कौन सी मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। पर इंश्योरेंस का महत्व तब समझ में आता है जब आपके घर में अचानक दुर्घटना हो जाती है, या फिर जब कोई कमाने वाला सदस्य मर जाता है। ऐसे समय में यदि उस परिवार के पास में बीमा नहीं है ना तो उस परिवार पर क्या गुजरेगी इसके बारे में सोचना भी बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आप चाहे कम अमाउंट का बीमा करवाए पर बीमा जरूर करवाए, ताकि आपकी जिंदगी में कोई भी अनसर्टेनिटी हो तो उससे आप इजीली डील कर सके, और इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे सके, ताकि आप पर फाइनेंस की कोई विपदा भी ना आ सके। वरना मैंने बहुत सारे इंडियन घरों में देखा है कि जहां पर अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है तो उनके घर की जितनी भी सेविंग्स होती है ना सारी की सारी खर्च हो जाती है, और खर्च होने के अलावा वे उधार के भी शिकार बन जाते हैं और बहुत सारा कर्ज ले लेते हैं और उसको बस लाइफ टाइम चुकाते ही रहते हैं। और यदि इंश्योरेंस की भी बात करें तो इसमें भी 2 तरह के इंश्योरेंस होते हैं।
एक है टर्म प्लान और एक है जिसमें आपको निश्चित समय के बाद में कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं। तो मैं बोलूंगा आप टर्म प्लान के साथ में जाइए, क्योंकि टर्म प्लान में आपको पैसे भी बहुत ही कम देने होते हैं और इसके अलावा जो प्लान जिसमें आपको पैसे बाद में मिलते हैं ना, वो बहुत ही महंगा होता है। कई केस में तो ऐसा होता है कि आपको टर्म प्लान 800 रुपए का मिलेगा और वहीं जिसमें आपको एक सम एश्योर्ड मिलेगा ना बाद में, वो आपको 8-8 हजार रुपए हर साल का पड़ता है। तो यदि आप बाकी के पैसों को इन्वेस्ट ही कर दोगे नॉर्मली 12 से 13% इंडेक्स फंड में, तो उससे भी आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर लोगे। और वहीं जो आप अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को देते हो उस पर वो आपको कोई खास अच्छा रिटर्न देती भी नहीं है। इसलिए टर्म प्लान चूज कीजिए और अपने बाकी के पैसों को इन्वेस्ट कर दीजिए। इसके अलावा हेल्थ प्लान को भी लेना ना भूले, और यदि आपको आपका एम्प्लॉयर भी हेल्थ प्लान वगैरह देता है तो उसको चेक कीजिए और प्रॉपर ले लीजिए। चलिए अब डेट यानी कि कर्जे के बारे में बात करते हैं। देखिए, दो तरह का कर्ज होता है, एक है अच्छा कर्ज और दूसरा है बुरा कर्ज। अच्छा कर्ज वह है कि जिससे आप कोई संपत्ति बनाने के लिए लेते हो। यदि आप कोई रियल एस्टेट ऑपरेटर हो और आप रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई कर्ज लेते हो, तो वह आपके लिए एक गुड डेट है, क्योंकि आप उससे आराम से अपना डेट भी चुका दोगे। और जब आपको रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी बेचकर फायदा होगा तो उससे आपकी वेल्थ भी क्रिएट होगी। और वहीं बहुत सारी बैड डेट्स होती है, लाइक क्रेडिट कार्ड की डेट, या बोले तो आपने कोई बाइक खरीद ली है, कार खरीद ली है और बस उसकी ईएमआई आप हर महीने चुका रहे हो और उससे आपके पास में कैश का इनफ्लो तो नहीं आ रहा है, पर हर महीने आपके पास से कैश का आउटफ्लो जा रहा है। इसलिए गुड डेट और बैड डेट को समझिए जरूर, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप सही से उन पर काम नहीं कर पाओगे। यदि क्रेडिट कार्ड के बारे में बोलूं तो आपके पास में सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और उसको समय पर पे करना सीखो और डिसिप्लिन में रहो कि आपको ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है। आपकी जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाइए। बस क्रेडिट कार्ड का यूज अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने के लिए कीजिए ताकि आपको लोन सस्ता मिल सके। इसके अलावा इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि डेट में फंसे होंगे। तो डेट से देखिए बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। आपसे जब तक डेट खत्म नहीं होती है ना, तब तक आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस रहता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती रहती है। आप अपनी जिंदगी को खुलकर जी नहीं पाते हो, जितना अमाउंट आता है वो तो इधर उधर चुकाने में ही चला जाता है। तो इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके अपनी डेट को क्लियर करने पर फोकस करना चाहिए। यदि आप डेट को क्लियर करना चाहते हो तो आप दो स्ट्रेटेजी अपना सकते हो। या तो आप ज्यादा इंटरेस्ट वाली डेट को पहले क्लियर कीजिए, या फिर आप छोटे छोटे अमाउंट वाली डेट्स को क्लियर कीजिए और इसके बाद में बड़े अमाउंट की डेट को क्लियर कीजिए। क्योंकि यदि आप छोटी छोटी डेट से जाओगे ना, तो आपको अपने आप में सेल्फ मोटिवेट मिलेगा और आप मोटिवेट रहोगे लास्ट टाइम तक डेट क्लियर करने में। और यदि आपके ऊपर डेट है ना, तो मैं बोलूंगा आप इन्वेस्टमेंट के बारे में तो सोचिए ही मत। आप सबसे पहले डेट को क्लियर करने पर फोकस कीजिए। और यदि आपके ऊपर डेट है तो आप आपके जो स्पेंडिंग वगैरह है ना, उनको भी कम करने की कोशिश कीजिए। यदि आपके कार वगैरह में खर्चे ज्यादा लग रहे हैं तो उनको कम करने की कोशिश कीजिए। और डेट को क्लियर करने के लिए आपके अंदर एक डेडिकेशन भी होना चाहिए, क्योंकि विदाउट डेडिकेशन आप एक दो डेट तो क्लियर कर दोगे, पर फिर आपके अंदर मोटिवेशन वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा और आप सोचोगे कि चलो ईएमआई ही पे करते हैं, इंटरेस्ट ही पे करेंगे, बाकी का बाद में देखेंगे। तो देखिए, बात कभी भी नहीं आती है, ये आपको पता है। चलिए अब फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने से मतलब है हमारी जिंदगी में जो ज्यादा बड़े खर्चे आते हैं ना, उनके लिए पहले से ही सतर्क हो जाना। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट फाइनेंस करवाती है ना, तो वो भी बहुत ज्यादा सतर्क रहती है। उन्हें डेट उठानी है या इक्विटी। इसलिए यदि आपकी जिंदगी में भी बड़े बड़े खर्चे आते हैं ना, तो उनके लिए पहले से ही प्लान करना सीखो। आपकी शादी का खर्च, घर बनाने का खर्च, गाड़ी लेने का खर्च, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, त्योहार का खर्च और रिटायरमेंट का भी खर्च। और आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को आपकी चॉइसेस बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि यदि आपके पास में ज्यादा सैलरी भी आती है पर यदि आप ज्यादा रेंट चुकाते हो तो आपकी इनकम अपने आप कम हो जाती है। और वहीं यदि आपकी सैलरी कम आती है और आप रेंट भी कम चुकाते हो या फिर आपकी दूसरे एक्सपेंसेस भी कम है, तो आपके पास में अपने आप इनकम ज्यादा हो जाती है। क्योंकि एक बात कही जाती है कि जो आपने सेव किया है वो आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम है। तो इसलिए अभी से प्लान कर लो। और मैंने व्हाई डिडंट दे टीच मी इन स्कूल बुक के में भी बताया है फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, उसको भी आप जरूर चेक कर सकते हो। चलिए अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट बजटिंग के बारे में बात करते हैं। अगर फाइनेंशियल एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करूं तो वह है बजटिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग बजट को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। वे कभी बजट तो बनाते ही नहीं है। आपकी छोड़ो, मैं खुद भी बजट नहीं बनाता हूं, पर अब से मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी बजट बनाऊं। बजट की पहली स्टेप है, सबसे पहले कैलकुलेट करो कि आपकी इनकम कितनी है। इनकम दो प्रकार की होती है, पहली है फिक्स्ड और दूसरी है वेरिएबल। फिक्स्ड में वे इनकम आती है जो कि आपको हर महीने मिलती है, आपको सैलरी मिलती है।
वेरिएबल में वो इनकम आती है जो कि आपको कभी कभी मिलती है, लाइक गिफ्ट्स, बोनस, कमीशन, डिविडेंड, जो कि आपको हमेशा नहीं मिलते हैं और कोई इनका फिक्स्ड नेचर भी नहीं है कि ये आपको इस महीने मिले हैं तो अगले महीने भी मिलेंगे ही सही। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप जो भी आपको वेरिएबल इनकम मिलती है ना, उसे इनकम मानिए ही मत, उसको तो आप सीधी सी बात है इन्वेस्ट कर दीजिए। बजटिंग की सेकेंड स्टेप है कि आप खर्च कितना करते हैं। खर्च भी मेनली 3 प्रकार के होते हैं, पहला फिक्स्ड, दूसरा है वेरिएबल और तीसरा है पीरियोडिक। फिक्स्ड में वे खर्चे आते हैं जो कि बिल्कुल फिक्स्ड है, लाइक ईएमआई, रेंट, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, रिचार्ज आदि की चीज पर। और वेरिएबल वो खर्चे है लाइक आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेट्रोल, ग्रोसरीज आदि। और पीरियोडिक वो है कि लाइक आप किसी एक्सीडेंट के शिकार हो गए या फिर आपकी गाड़ी की सर्विसिंग करवाना और भी बहुत सारे। सो बस बजट में आपको कुछ भी नहीं करना है, एक तरफ अपनी इनकम लिखिए, दूसरी तरफ अपने एक्सपेंस लिखिए और देखिए कि आपकी एक्सपेंस आपकी इनकम से कम है या ज्यादा है। और मेरी मानो तो आप 2 बजट बनाओ, एक है एक्सपेक्टेड जो कि मंथ के स्टार्ट में बनाइए, लाइक आप एक्सपेक्टेड लिखिए कि मेरे को इस महीने इतना खर्च यहाँ पर होगा, यहाँ पर इतना करना है, यहाँ पर इतना है। और एक एक्चुअल बनाइए मंथ के एंड में कि जिसमें देखिए कि मेरे से आखिरकार कितना खर्च हुआ और कहाँ कहाँ पर हुआ। और इसके बाद में दोनों बजट को ट्रैक कीजिए। अब बहुत सारे बोलेंगे कि हम ट्रैक कैसे करें, तो देखिए आजकल तो बहुत सारे डिजिटल इंडिया को फॉलो कर रहे हैं, तो चेक करो अपने पेटीएम, फोन पे और गूगल पे या फिर और भी कोई सी ऐप जिससे कि आप अपना पेमेंट करते हो। और इसके अलावा बहुत सारी बैंक की ऐप भी आपको बताती है कि आपने कहां पर कितने पैसे खर्च किए हैं। लाइक मेरे पास पहले बड़ौदा की एम पासबुक ऐप थी जो कि बताती थी कि मैंने कहां पर कितना खर्च किया, और लास्ट में मंथली एक वो भी बताती कि इस महीने मेरे पास कितनी इनकम आई और कितना एक्सपेंस हुआ और कितना पैसा बचा है। तो आप भी इस प्रकार ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशन भी अवेलेबल है शायद इंटरनेट पर, आप उन्हें भी चेक कर सकते हो। इसके बाद बजट बनाने के बाद आप देखो कि जो खर्च बार बार नहीं होते हैं ना, उन्हें अलग कर दो। लाइक आपका चालान कटना, गाड़ी खराब होना, बर्थडे पर किसी को गिफ्ट देना, ये खर्च बार बार नहीं होते, तो इन्हें अलग जगह पर लिख लीजिए। उसके बाद देखो कि आपके फालतू खर्चे कहां पर हो रहे हैं। लाइक बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग तरह के शौक होते हैं, तो उनको देखिए कि आपके कहां कहां पर फालतू खर्च हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग छोटा छोटा खर्च करते हैं पर वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा खर्च बन जाता है, तो वहां पर भी देखिए कि क्या वो खर्च कहीं कम हो सकता है या फिर कुछ उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट है जिसे यूज करके उस खर्चे को कम कर सकते हैं। लाइक मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरे को कॉफी पीना बहुत ही ज्यादा शौक था पहले, तो मेरी एक कॉफी 50 रुपए की पड़ती थी। वहीं जब मैंने उसको प्रॉपर ट्रैक किया तो पता चला कि मैं एक महीने में लगभग 1500 रुपए की तो कॉफी ही पी रहा हूँ। तो फिर मैं कॉफी की जगह पर चाय में शिफ्ट हुआ और उसके बाद में मैं लगभग 7 रुपए की एक कप चाय पीता हूँ, और उस हिसाब से आप देख ही सकते हो कि मेरा काम 250 से 300 रुपए में ही हो गया। तो इस प्रकार आप भी कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ के अपने खर्चे कम कर सकते हो। इसके अलावा लोग बहुत सारी जो बिग एक्सपेंसेस होती है ना, उन पर तो ध्यान ही नहीं देते। लाइक यदि आप किसी रेंट में रह रहे हो तो अपने टेनेंट से बात करो कि क्या कोई कम हो सकता है क्या रेंट। कार पेमेंट दे रहे हो, वहां पर देखिए कि आप ज्यादा पेमेंट इस समय दे दो तो बाद में क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह में छूट मिल रही है। या फिर अपने होम लोन के लिए भी आप अपने बैंक मैनेजर से नेगोशिएट कर सकते हो। और ये एक्सपेंस यदि आप कम कर लोगे ना, तो आप जो छोटे छोटे खर्चे हैं ना, वहां पर आप सेव नहीं भी करोगे ना तो चलेगा, क्योंकि आप यदि एक बड़ी बिल्ली को अपने कब्जे में कर लोगे तो छोटे छोटे चूहे पकड़ने की जरूरत नहीं है, और बड़ी बिल्ली छोटे छोटे चूहे को यूं ही मार देगी। इसके अलावा बजट का एक थंब रूल भी है, आप 50-30-20 का रूल भी अपना सकते हो, यानी कि 50% पैसों को नीड पर खर्च करो, 30% पैसों को वांट पर और 20% पैसों को सेव करो। इसको आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल भी बना सकते हो। चलिए अब इस वीडियो के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है इन्वेस्टिंग। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ ना कुछ सीखिए। इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। यहां पर आप सीखते हो कि आप पैसों से पैसे कैसे बनाएं। लाइक यहाँ पर आपको काम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपके पैसे आपके लिए हार्ड वर्क करेंगे और वो पैसे कमा कर लाएंगे। लाइक कहते थे ना पुराने जमाने में कि मैंने मेरे पैसों को शिकार करने के लिए भेजा और वे वापस पैसे लेकर आएंगे मेरे पास। और यदि आप पैसे से पैसा बनाना सीख जाते हो तो आप बहुत सारी संपत्तियां बना लोगे जो कि आपको फ्यूचर में रेगुलर इनकम देती रहेगी। और अगर आप कम उम्र से ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखोगे और उसको समझना शुरू कर दोगे तो उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका ज्ञान, अनुभव और आत्मविश्वास इन्वेस्टमेंट के रूप में बढ़ने लग जाएगा और आप आसानी से पैसों से पैसा बना सकते हो। हमें स्कूल में और बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है कि पैसे कमाने के लिए हमें काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जबकि दुनिया में 3 तरह से आप इनकम अर्न कर सकते हो। एक है एक्टिव इनकम, जिसमें आपको काम करना पड़ता है तभी आपके पास में पैसे आते हैं। लाइक आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो, कोई बिजनेस हैंडल कर रहे हो। और सेकेंड है पैसिव इनकम, यहाँ पर आपको काम करने की जरूरत नहीं है,
बल्कि यहाँ पर जो आपने पहले से एक सिस्टम बना दिया है ना, वो आपके लिए काम करेगा और आपको बैठे बिठाए पैसे मिलेंगे। लाइक आपने कोई अपना कमरा किराए पर दे दिया, या फिर किताब लिखने के बाद में उसको रॉयल्टी से इनकम आने लग गई। एफिलिएटेड मार्केटिंग भी इसी के अंदर आ सकता है। और थर्ड है पोर्टफोलियो इनकम। यहाँ पर आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट से इनकम रिसीव करते हो, लाइक स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बैंक डिपॉजिट और बहुत सारी जगहों से इनकम आती है। और ये तीनों इनकम के स्रोत मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक से कॉपी की है, सो सॉरी फॉर दैट। इसके अलावा यदि आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हो तो एक चीज बहुत ही जरूरी है सीखने के लिए, और वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्योंकि कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। फाइनेंस की दुनिया में यदि आप कंपाउंडिंग को समझते हो ना, तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर जरूर बनोगे। वरना एक बात कहती है कि जो कंपाउंडिंग को समझता है वो इससे पैसे कमाता है, और जो इसको नहीं समझता है ना, वो बस इसको चुकाता है, यानी कि बस वो पैसे देता ही रहता है लोगों को। और कंपाउंडिंग में यदि कोई क्रिटिकल एस्पेक्ट है तो वो है समय। क्योंकि आप जितना ज्यादा समय कंपाउंडिंग को दोगे ना, तो वो आपको उतना ज्यादा रिटर्न देगा। इसलिए हर वीडियो में मैं कहता हूं कि आप जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितना आप लेट कर रहे हो ना, वो आपको लाखों करोड़ों का नुकसान दे रहा है। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना ही दिया है। और यदि कंपाउंडिंग की पावर को मैं एक ही एग्जांपल में समझाने की कोशिश करूं, तो मान लीजिए आपकी एज अभी है 20 साल और आप सोचते हो कि मेरे को 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेना है, और आप अभी से इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हो। मान लीजिए आपके पास में ज्यादा पैसे नहीं है, तो आप बस 2000 रुपए पर मंथ ही इन्वेस्ट करते हो, और आप कैसे भी करके यदि सिर्फ 15% का रिटर्न जनरेट कर लेते हो 40 सालों के लिए, तो वो 2000 रुपए पर मंथ आपके रिटायरमेंट के समय 6.5 करोड़ के आसपास बन जाएंगे। तो इस हिसाब से आप समझ ही सकते हो कि कंपाउंडिंग आपके जीवन में कितना महत्व रखता है। इसके अलावा आप कैलकुलेट करके बताइए कि यदि वही 2000 रुपए को आप 50 साल तक इन्वेस्ट करके रखोगे, तो कंपाउंडिंग की मदद से वो पैसे कितने बनेंगे। और कमेंट करके जरूर बताना, ताकि जिनको कंपाउंडिंग समझ में नहीं आती है उनके होश भी उड़ जाने चाहिए। अब बहुत सारे मेरे को बोलेंगे कि इन्वेस्टिंग तो बहुत ही बड़ा जुआ है, यहाँ पर यदि इन्वेस्ट करते हैं तो नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। तो वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग के बारे में 2 रूल देते हैं कि पहला है कि नेवर लूज योर मनी, और दूसरा है ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1। तो इसके लिए आप भी कहोगे कि इन्वेस्टिंग तो मुझे सेफ ही जोन में करनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो और इन्वेस्टिंग एक सेफ जगह पर करना चाहते हो, तो वहां है इंडेक्स फंड। क्योंकि इंडेक्स फंड ने लॉन्ग टर्म में हमेशा बैंक डिपॉजिट, एफडी, गोल्ड, रियल एस्टेट हर एक को बीट किया है। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा रिटर्न देगा। और गाइस कंक्लूजन पार्ट में मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि बस आप एक वीडियो देखो और उसके बाद में आप फाइनेंशियल लिटरेट बन जाओगे। क्योंकि आपको लिटरेट बनने के लिए भी पहले से 12वीं पास करनी पड़ती है, तब जाकर आप लिटरेट कहलाते हो। तो ये तो फाइनेंस है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए कम से कम आप 20-50 वीडियो तो देखिए, जिसके बाद में आप समझ पाओगे कि आपको कैसे अपना इनकम खर्च करना है और कहां पर उसको सेव करके इन्वेस्ट करना है। क्योंकि आप सेव भी करते रहे हो ना, तो इन्फ्लेशन एक ऐसी डायन है, वो भी आपके पैसों को खा रही है, जिसके बारे में मैंने इन्वेस्टिंग के कोर्स में बिल्कुल डिटेल्ड बात की है। और इन्वेस्टिंग के कोर्स में मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बात किया है और भी बहुत सारे ज्ञान दिया है। तो आप इन्वेस्टिंग का कोर्स भी चेक कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। और यदि उसमें आप कुछ भी चेक नहीं करना चाहते हो ना, तो एक वीडियो जरूर चेक करना, और वह है व्हाई यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। और क्योंकि यदि आप वो वीडियो देख लोगे तो आपकी आंख खुल जाएगी कि आपको जल्दी इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। क्यों, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि बस आपको जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो बस 50,000, 100,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे रुपए से स्टार्ट करो। कोई जरूर नहीं है। आप छोटा अमाउंट से स्टार्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म तक बस स्ट्रेटेजिकली बने रहिए, डटे रहिए, तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा रिटर्न देगा। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। और आप फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में और भी कुछ कमेंट कर सकते हो, या फिर यूजफुल लिंक्स दे सकते हो, ताकि आपके दूसरे भी फ्रेंड्स की मदद हो सके। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।